इस दिन की इंतजार कर रहा था। आरओज का बताया है कि आरओज ने किस तरह पंजाब के अंदर इलेक्शन मैनिपुलेट किया। तो 4 में से 1-2 विकेट गिर गई है, 2 विकेटें इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक गिरने वाली है। मैं इस साजिश की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और कहता हूँ MQM का हल्फिया तौर पर राह से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इनके पास कुछ ऐसी नई एविडेंस आ गई है जिसकी बुनियाद के ऊपर जुडिशल कमीशन के अंदर जो इंक्वायरी चल रही है मई 2013 के इंतखाबात के हवाले से, उसमें बड़े ही ठोस शवाहिद हैं और कुछ इनके हक़ में कुछ चीज़ें जा सकती हैं। ये कहना अभी कबल वक्त है कि वो कितने ठोस हैं, आज के प्रोग्राम में हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए कोर्ट के अंदर। नजम सेठी साहब का एक बयान था जो बड़ा फ्रीक्वेंटली कोर्ट होता है, कितने दिन पहले इंतखाबात से उनके इख्तियारात जो थे मॉडल टाउन और रायवेंट शिफ्ट हो गए थे। मेरे पास एक साइंड कॉपी है जो नजम सेठी साहब का हल्फिया बयान है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा करवाया। हम कोशिश करेंगे इसको पढ़ें भी, आज दिखाएं भी, और मैं इनवाइट भी करता हूं जो प्रोग्राम देख रहे हो, खुद नजम साहब रिस्पॉन्ड करना चाहें तो हमारा ट्विटर अकाउंट नदीम मलिक है, उस पर वो भी, और सलमान अकरम राजा साहब दोनों को मैं ऑन एयर इन्वाइट कर रहा हूँ कि काइंडली डू रिस्पॉन्ड। हम इसको लाइव चलाएंगे भी और आपका रिस्पांस देंगे इसके ऊपर। अगर आप प्रोग्राम के बाद बोलेंगे तो फिर मुझे आप कुछ भी कह लें, मैं उसको चला नहीं पाऊँगा, लेकिन प्रोग्राम के दरमियान में कहिएगा, हम ज़रूर चलाएँगे। प्रोग्राम में इस टॉपिक पे हमारे साथ शिरकत करेंगे आज जहांगीर तरीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। वेरी वार्म वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपके इस टॉपिक से आने से पहले आजकल कराची बहुत हीटअप होया हुआ है, जी बिल्कुल, बड़े बड़े बता रहे हैं। तारिक मीर साहब की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई कि उन्होंने कहा कि इंडिया से पैसे लिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट। अभी मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा तो मेट पुलिस का एक स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया। मेट पुलिस कह रही है कि ये हमारा बयान नहीं है, अच्छा, जो तारिक मीर का पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा है। तो मैंने सोचा पहले उस पर बात कर लें, तो एक रिएक्शन ले लें सिर्फ उसके ऊपर। वासिर जलील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वासिर साहब, आप पहले शख्स थे शायद जिनको मैंने कॉल किया था कि ये डॉक्यूमेंट आया है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आपने काफ़ी टाइम लिया, फिर आपने एक स्टेटमेंट दी जिसमें आपने लिखा था कि वी हैव नथिंग टू ऐड, एक डॉक्यूमेंट मीडिया पे घूम रहा है। तो इसके ऊपर अभी मेट पुलिस की एक खबर चलनी शुरू हो गई है, अब इसके ऊपर फॉर्मल कोई रद्द-ए-अमल देंगे आप? देखिए जी, बिल्कुल भी देंगे, और उसको भी एक फॉर्मल रद्दमल फौरी तौर पे जिस तरह हमने दिया था कि इस पे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं। और जिस तरह बदनसीबी हमारे यहाँ ये है कि बगैर किसी तस्दीक के हम आगे बात बढ़ा देते हैं। और जिस तरह अब मैं देखना चाहूँगा कि पाकिस्तान का मीडिया अपना इस तरह किस तरह किरदार अदा करेगा, जिस तरह उसने बिलखुसूस इन 3 दिनों में मेट पुलिस ने पूरा क्या बोला, आप थोड़ा सा वजाहत ये करिए। मेट पुलिस ने आपकी जुबानी सुना? नहीं, मैं पहले मीडिया के बारे से जरूर कहना चाहूंगा। मेट पुलिस का भी बता दूंगा कि मीडिया के उन तमाम एंकर्स के लिए, उन तमाम तज्जियाकारों के लिए कि जिन्होंने बगैर किसी सियाक़ो सबाक़ के, जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या तारिक मीर भाई या मोहम्मद अनवर भाई या किसी भी साथी के बारे से जिस तरह उनके खिलाफ मनगढ़ंत अपने तय इल्जाम दिए, तो मैं समझता आज उनके लिए ये बाइस शर्म की बात है कि उन्होंने इस तरह की बातें की। लंदन मेट्रोपॉलिटन के तर्जुमान हैं एलन क्रोकरफोर्ड, उन्होंने बीबीसी को बिल्कुल ये बताया है बड़े कैटेगोरिकली कि तारिक मीर से मंसूब मुबैना एतराफी बयान लंदन पुलिस के रिकॉर्ड के दस्तावेज नहीं है। लंदन पुलिस की दस्तावेज नहीं है, ये उसका तर्जमान का नाम दोबारा दोहरा दें ताकि कोई गलत फहमी ना रह जाए, दोहरा दीजिए। मैं बिल्कुल बताता हूँ। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तर्जुमान एलन क्रूकरफोर्ड ने कहा है बीबीसी को कि ये तारिक मीर का बयान नहीं है और मेट पुलिस लंदन के ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। एक चीज़ और बता दें आप, क्योंकि दस्तयाब हैं तो उसकी भी वजाहत हो जाए। अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो जमानत है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है 15 जुलाई तक, शायद ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जो अल्ताफ भाई की लास्ट जो अप्रैल में हियरिंग हुई थी तो उसमें डेट इन जुलाई के हवाले से अभी तक जो इत्तलात हैं वो जुलाई की मिड जुलाई है, 15 होगी या 16 होगी, अभी तक इसकी कंफर्मेशन हमारे पास है नहीं। बहरहाल डेट इन जुलाई का लेटर हमारे पास जरूर जो है वो मौजूद है। और एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग गिरफ्तार हुए मेट पुलिस इस वक्त इस्लामाबाद में, उनके 2 लोग मौजूद हैं, क्या MQM एज पार्टी उनसे फुली कोऑपरेट कर रही है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़े वाज़ेह तौर पर इस हवाले से बताया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रहनुमा का कत्ल जो है वो लंदन में हुआ है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की जो मेट पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड, उनसे भरपूर ताउन कर रही है। और हम यही चाहते हैं
कि उन तमाम कातिलों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, और यकीनन हम भी यही चाहेंगे कि डॉक्टर इमरान फारूक भाई के कातिल जो है वो गिरफ्तार करके उनको उनके मुंतकी अंजाम तक जो है वो फौरी तौर पर पहुंचाया जाए। खुश रहिए वासिफ जलील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन भी किया और रद्द-ए-अमल भी दे दिया। जहांगीर तरीन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो बयान चल रहे हैं आजकल कराची में, वो जैसे 20-25 साल पहले भी आधी सच्चाई और आधा झूठी, पता नहीं था चलता कि उसको लहदा करें, वही अभी भी सिचुएशन वही है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। कुछ सही चीज़ को भी डायरेक्शन गलत हो सकती है। अभी तो ये एक बयान आया है, इसकी कोई ना कोई तरदीद करेगा, ये आखिर खबर कहाँ से आई थी, तो ये सिचुएशन को डेवलप होने दें, फिर पता लगेगा, फिर पता चलेगा। अच्छा जी, दोबारा मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि कोई रिस्पॉन्ड करना चाहे तो ट्वीट करिए हमें नदीम मलिक के ऊपर, हम लाइव चलाएंगे यहाँ। जो भी क्लेम करें जहांगीर तरीन साहब, इनका तो दावा ये है कि इनके पास बड़ी ये तगड़ी चीज़ें, मेरे पास ढेर पड़ा हुआ है ये कागज़ों का, पूछते ही नहीं से। बताइए आपके पास जहांगीर तरीन साहब, आपने कहा फॉर्म 15 जो है वो फेक है, इतना बड़ा क्लेम था आपका, मेरा ख्याल था कि ये बात आप एग्जेजरेट कर रही हैं, आप ही वजाहत फरमाइए। देखें, इसका बैकग्राउंड मैं बाद में बताऊंगा, मगर आपने जो सवाल पूछा उसका मैं डायरेक्ट जवाब देता हूँ। हुआ ऐसे कि हमने केस बनाया बैलेट पेपर की छपाई का, हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिया। मैं तमाम चीज़ें जो कह रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि कोई बाद में कह सकते मेरा बयान नहीं था, ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जुडिशल कमीशन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कहानी शुरू होती है बैलेट पेपर की छपाई पे कि मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ मिकदार में बैलेट पेपर छपाए गए। ये हमने कई दफ़ा बात की है कि जी कई 3 से 4% ज़्यादा से ज़्यादा 5% ज़्यादा बैलेट पेपर छपने चाहिए थे, मगर इससे बहुत ज़्यादा छपे कई हलकों में। उसका तजरिया मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये बात शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा जी कि बैलेट पेपर ज़्यादा छपे हैं, इसमें कोई गड़बड़ है, हमें बैलेट पेपर का अकाउंट चाहिए। बैलेट पेपर अकाउंट होता है फॉर्म 15। फॉर्म 15 वो फॉर्म है, स्टैट्यूटरी फॉर्म है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। इसके अंदर लिखा जाता है जी इतने बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन में गए, इतने इस्तेमाल हुए, इतने बच गए, नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत होता है। सही, ठीक हो गया। फेक कहाँ से आ गए अब बताता हूँ आपको। तो वो बड़ी बहस चली कि कहाँ से मंगाई जाएगी। आखिर जुडिशल कमीशन ने फैसला किया कि जो बैग्स हैं जो ट्रेजरी में पड़े हैं उनको खोलो, उनकी जो सील्ड बैग के अंदर फॉर्म 15 पड़े हुए हैं ओरिजिनल, उनकी सीलें खोल के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने वो निकालो और हर फॉर्म 15 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अटेस्ट करे और वो जुडिशल कमीशन को डायरेक्टली भेजे जाए, इलेक्शन कमीशन के रूट के थ्रू नहीं। वो तमाम जब फॉर्म आए तो उसके बाद जब वो हमारे पास आए तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ निकली। क्या? ये पहली गड़बड़ ये थी कि हज़ारों की तादाद में फॉर्म 15 अंदर से निकले ही नहीं, थैलों से नहीं निकले। थैलों के अंदर लिफाफे थे, लिफाफों में इनको खोला गया, अंदर खाली से। और ये कोई 22,000 ऐसे थे जब अभी तक हमने जो पकड़े हैं जो आए नहीं है। 22,000 कौमी असम्बली के आउट ऑफ 70,000 22,000 आउट ऑफ 70,000 तकरीबन 60,000 ही आए। उसमें से 60,000 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए, जिसमें से 22,000 मिसिंग थे ही नहीं फॉर्म 15। फिर ये एक फॉर्म चले आ गए, वो एक कहानी अलग है, कितने 2.5 करोड़ बैलेट पेपर का हिसाब तो नहीं हो सकता क्योंकि फॉर्म 15 निकले नहीं। उसके बाद जो फॉर्म 15 आए वो हमारे पास आ गए। फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया जी कि हम एज अ सैम्पल 11 आरओज़ को बुलाएंगे उन हलकों से ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा बैलेट पेपर की छपाई हुई, पूछने के लिए भी तुमने ये क्यों छापे थे और वो उसका रिकॉर्ड किधर है। जब वो आरओज़ आए तो उन्होंने अपने अपने साथ सब फाइलें लेके आए जी कि ये हमारे पास अपना फॉर्म 15 का रिकॉर्ड भी मौजूद है। ठीक है। तो ये जो उनके पास फॉर्म 15 का रिकॉर्ड था वो भी जुडिशल कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया जो आरओ लेके आए। अब आरओज़ ने क्या कहा कि जी ओरिजिनल चला जाता है बैग में, मगर एक कॉपी हमारे पास आती है तो हम वो ले आए आपके लिए। जब वो हमने फॉर्म निकाले वहाँ पे फ्रॉड पकड़ा गया। क्या? कैसे? ये है एक हल्का 125 एंड उसका पोलिंग स्टेशन नंबर 103। ये ख्वाजा साद वाला हल्का है? ये ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है। यहाँ पे जरा जूम करके दिखाइए, ये नजर आ रही है नीचे लिखा हुआ है टेस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो ये थैलों से सीधे रखिए, कैमरामैन जरा जूम करिए जी, इसको दिखाइए, ये जो हाथ में कागज है इसको जूम करिए आप। अच्छा, ये थैले के अंदर से ओरिजिनल कॉपी निकली है, ये थैले से निकली जी। ऊपर लिखा हुआ है मेरा ख्याल है 432 ये इसके 432 इसमें वोट पड़े, ऊपर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ये 3 आखिरी जो कॉलम है वो खाली है, नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत नहीं है। ऑलराइट। उसके बाद जो फॉर्म 15 रिटर्निंग ऑफिसर लेके आया उसी पोलिंग स्टेशन का वो ये है माशाल्लाह। एक तो 432 से 418 हो गए वोट। अच्छा, जो ये नहीं हो सकता, एक डिजिट का फर्क नहीं पड़ सकता। अच्छा, मैं इसको अभी ट्वीट भी करता हूँ, ब्रेक के अंदर मैं ट्वीट भी करूँगा, आप सारे लोग देख सकते हैं। नीचे ये फॉर्म पहले जो खाली थे वो भर गए
और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत आ गए। अब इससे रिजल्ट में क्या फ़र्क है, ये 418 और 32 करने से? 32 और 418 में फ़र्क तो है कम, मगर असल बात यह है कि ये जाली है। दो डिफरेंट फॉर्म। 432 का 433 भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, वो तो एक ही रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो नीचे कॉलम इसमें खाली थे, ये कैसे भरे गए, ये मुझे बताया ना आप। ये एक ही चीज़ होनी चाहिए। वो थैले से निकला हुआ है, ये थैले से निकला हुआ है, और वो वाला, और नीचे लिखा है टेस्ट हुआ हुआ है, और ये आरओ लेके आया है। ये और आरओ साथ लेकर आए। ये एक ही, अच्छा ये सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का नहीं है, सैकड़ों है हमारे। तो आपका क्लेम ये है, दावा आपका ये है कि ये जाली है, इंजीनियर्ड है, ये इंजीनियर्ड है। इसी तरह से मैं आपको पोस्ट पोलिंग इसको इंजीनियर किया गया। जी जी बिल्कुल, ये इंजीनियर्ड है और कोई वजह नहीं हो सकती। अच्छा ये इसके इतना बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन फ्रॉड का, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग इसको अच्छा मैं कहते हैं, आपको तो एक और बता देता हूँ ना, आप आगे चलें। ये जिसने किया होगा वो जेल में चले जाएगा, जाना आपको पता है ये चाहिए। फोर्जरी है। हम चाहते हैं कि वो जाए, हम चाहते हैं इसके कोई जवाब दे ना। आगे सुने। और ये देखें, ये आज हमने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं, 2 सीनियर जज बैठे हैं, उनके सामने पेश किया है, रिकॉर्ड उनको दिखाया है। आगे चलें। इसके ऊपर सीजे ने बोला क्या, वो भी जरा बताइए, क्या बोला इस पे जस्टिस नासरुल मुल्क? सीजे हैरान हो गए इसको देख के। उन्होंने पूछा ये कहाँ से आया। उन्होंने फिर कहा आप पूरा एक नोट बना के हमें दें कि ये कितने हैं आपने जो अभी तक कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखें 11 आरओ है, एक हल्के में कितने 250-300 पोलिंग स्टेशन होते हैं, 11 से ज़रब दें उसको तो 3000 से ऊपर हो गए। 3000 फॉर्म 15 वो लेके आए हैं लगभग, कुछ बाकी तकरीबन 2-2.5-3 बैग से निकले हैं। अब इन सबको मिलाना इतना आसान काम नहीं है। हमने तो सैम्पलिंग की और सैम्पलिंग में हमने ये पकड़ा। जहांगीर तरीन साहब बहुत सीरियस चार्ज आप यार बता आगे रहे हैं। देखें आप ना। कह रहे हैं कि इंतखाबात के बाद ये फॉर्म 15 जो है इसको इंजीनियर किया गया, रिक्रिएट किया गया, मैं ये था ही नहीं। ये नहीं था। लेकिन अब आगे देखो ना, NA-21 ये अब आ गए आप कैप्टन सफदर के हल्के में। हाँ। ये ओरिजिनल फॉर्म है। जूम करिए कैमरामैन, इसको भी दिखाइए। ये थैले से निकला, ये थैले वाला फॉर्म है। ये थैले वाला फॉर्म है और नीचे अटेस्टेड है सेशन जज का। तो मैं कोई ऐसी फॉर्म नहीं दे, और ये ऊपर से भरा हुआ है। हाँ। नीचे तमाम कॉलम खाली हैं। खाली नजर आ रहा है, नजर आ रही है आपको? आ रहे नजर, बिल्कुल। अब आप देखें कि उस हल्के के आरओ साहब जो हैं, जब उन्होंने इसी पोलिंग स्टेशन नंबर 61 का फॉर्म लाया तो जादू से भरा हुआ था, सारे कॉलम भरे हुए हैं। और बेहतरीन कितनी खूबसूरती से नीटली भरा हुआ है। तो इन दोनों में से एक फॉर्म दुरुस्त है, एक फेक है। हाँ, और नहीं देखें, ये कोई सवाल नहीं है। जो पहला फॉर्म है ये जुडिशल कमीशन के ऑर्डर पे थैलों से थैला खुला और थैले से निकला, ये ओरिजिनल है। ये 2 साल से ट्रेजरी में पड़ा हुआ था, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल नहीं है, और ये कोर्ट का है। आरओज ने इस पे जवाब क्या दिया? अभी तो आज तो हमने ये बताया है ना, आज बताया, आरओज की तलबी होगी। ये तो जुडिशल कमीशन पूछेगी या इसके ऊपर फैसला करेगी क्या करना है उन्होंने। अच्छा, ये मैं तमाम आगे रिकॉर्ड चलें, आपसे लूंगा, आगे हम इसको अपनी वेबसाइट पे भी आगे डालेंगे। चलें, आगे चलें। इसी पोलिंग स्टेशन का पैकिंग इनवॉइस है। पैकिंग इनवॉइस क्या होता है? पैकिंग इनवॉइस होता है वो कागज जब आप पूरा बैलेट पेपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देते हो ना, वो जो वोटों की जाती हैं, थदियां जाती हैं सारी पैकेट बैलेट बन के। पेपर की, वोटों की नहीं, बैलेट पेपर दिया जाती है, उनके पास जाती है, उसी पे सीरियल नंबर लिखा होता है, इतने आए बाय सीरियल नंबर। माशाल्लाह जो ये फॉर्म 15 है, इसके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखे हुए उन्होंने उसी पोलिंग स्टेशन के पैकिंग इनवॉइस पे मैच नहीं करते। क्या बात है जनाब, ये है हमारे पास सबूत। ये किस हल्के का हल्का नंबर बोलिएगा? NA-21 कैप्टन सफदर का। कैप्टन, आपने उन पे क्यों फोकस किया? आपने अपना हल्का। मैं बताता हूँ जी, हमने फोकस नहीं किया इसको। इस आरओ को किसने बुलाया? किसने बुलाया था? जुडिशल कमीशन ने बुलाया। जुडिशल कमीशन ने क्यों बुलाया? क्योंकि हमने ये एविडेंस पेश किया कि ये है खैबर पख्तूनख्वा, ये है लिस्ट तमाम पाकिस्तान के हलकों की, और उनके में कितने बैलेट पेपर छपवाए गए और कितने एक्स्ट्रा छपवाए गए। इसमें अगर आप देखें तो ये शुरू होती है, ये कॉलम है एक्स्ट्रा की, ये कॉलम है अभी ऊपर से शुरू, NA-1 से शुरू हो 4%, 2%, 4%, 3%, ठीक। एकदम NA-21 का हल्का आता है, 16% ज़्यादा बैलेट पेपर छपाया गया। इसके भी मुझे 21 में 16% एक्स्ट्रा छापेगा जी जनाब। और इसके फॉर्म 14 कितने मिसिंग है? उसके फॉर्म 15 भी बहुत सारे मिसिंग है। मैं अच्छा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे न्यूज़ डिपार्टमेंट में से एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखाई हुई है। हम 9 बजे कोशिश करेंगे न्यूज़ में इसके ऊपर में अपने। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये है मुनज़्ज़म धांधली। और वो क्या है? वो ये है कि एक सोचे समझे प्लान के तहत बैलेट पेपर इजाफी छपवाए गए। इन लोगों ने बैठे, इन्होंने सोचा किस हल्के में हमें कितने चाहिए। किसने किया? नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी। यू शुड बी वेरी केयरफुल। मैं बड़ी केयरफुली बात कर रहा हूँ कि मैंने नहीं, मुझे नहीं पता किसने किया, मैं देख नहीं रहा था। मैं बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता था। इनकॉम्पिटेंस? सारी इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये एक बाकायदा पैटर्न है। अच्छा, आप कह रहे हैं ये पैटर्न है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा नालायकी थी, ये पता नहीं। ये पैटर्न है, मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूँ। मुझे बताएं ये पैटर्न ही तो क्या है? जब सब हल्कों में
KP के 3-4-2% छपे जा रहे हैं, और जब NA21 आता है तो डज करके 16 हो जाते हैं। अगला हल्का दीर का है, जमात इस्लामी का, वहाँ भी 18% हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी सारे हल्के नहीं है ऐसे, और बस ये दो हल्के। 125 का आपने दिखाया, उसमें कितने फीसद? 28% ज़्यादा छपे। 28? अच्छा, अब आप आ जाए पंजाब में। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये हमने एक टेबल बनाया, एक और टेबल है। इस टेबल में लिखा हुआ है, पहला जो 3 टेबल आएंगे, पहला टेबल ये है कि पूरे पाकिस्तान में 5% से ज़्यादा बैलेट पेपर कितने हलकों में छपवाए गए पूरे पाकिस्तान में, और किस प्रोविंस में, और उनकी फीसद कितने फीसद थे। अब आप देखेंगे कमाल की बात कि 5% से ज़्यादा पंजाब में 71 हलकों में, यानी कि 48% पंजाब के हलकों में 5% से ज़्यादा छपवाए गए। बलूचिस्तान के 100% हल्के में, और KP में और सिंध में सिर्फ 18 और 14। ये पैटर्न है, ये है पैटर्न। यहाँ एक ब्रेक ले लें जी। ब्रेक के बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट्स भी रखी हुई हैं जो मुझे पढ़ के सुनानी है। ये साइंड अटेस्टेड कॉपी है मेरे पास, ये पढ़ के सुनाऊंगा, और नजम साहब का एक प्रोग्राम का क्लिप है वो भी सुनाऊंगा। काबिल एहतराम है और कोई उनके खिलाफ एलिगेशन नहीं है, जो एज इट इज़ स्टेटमेंट है एज इट इज़ पढ़ूंगा, और उसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई जादू की छड़ी नज़र नहीं आई, लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊंगा दोबारा से ऑन एयर। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद सुनवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ हैं। अब मुझे प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ स्टेटमेंट्स भी आपको पढ़ के भी सुनानी है और कुछ आपको क्लिप्स भी दिखाने हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब बात कर रहे थे, आप फॉर्म 15 के हवाले से एक प्लान भी था, आपने कहा फौज ने, आपका दावा है ये कि फौज ने फॉर्म 15। मैं जैसे ब्रेक से पहले बता रहा था कि ये प्लान बना, ये बना बैलेट पेपर प्रिंटिंग पे, और आप कह रहे थे जी प्लान था, ये बाई चांस बन गया, और मैं कह रहा था ये बाकायदा प्लान था, पंजाब सेंटर्ड प्लान था ये। अभी मैंने आपको बताया था कि 5% से ज़्यादा जो हल्के जिनमें बैलेट पेपर छपे, उसमें 71 हल्के, यानी कि आधा पंजाब उसमें था। अब इसको आप ऊपर ले जाएं कि 8% से ज़्यादा कहाँ छपे, तो आपको पता चलता है कि पंजाब के 29 हल्के, यानी 20% पंजाब के जो हल्के हैं उनमें से 8% से ज़्यादा छपता है। आगे चलें, अच्छा, और इतना 4 सिंध रह जाता है और 2 रह जाते हैं KP। अब आगे, और बलूचिस्तान 100% है। हम समझते हैं बलूचिस्तान के इलेक्शन तो उन्होंने अपने खूब अजीब सिलेक्शन की, इलेक्शन नहीं की, मगर आखिर की टेबल देखें कि 10% से छपाई ज़्यादा कहाँ हुई। इसमें 11 हल्के पंजाब के हैं, बलूचिस्तान तमाम है, सिंध 0 हो जाता है, और 2 हल्के आ जाते हैं KP के, जिसमें से एक कैप्टन सफदर का है और एक जमात इस्लामी का है। जो 11 हल्के हैं जहां 10% से ज़्यादा बैलेट पेपर छपे हैं पंजाब में, उसमें से 7 हल्के मलिक साहब लाहौर के हैं। ये प्लान था। वो किसके हल्के हैं? जीता कौन है? ये एक जनाब सबसे पहले साद रफ़ीक का हल्का है, फिर हमजा सलमान का हल्का है, हमजा शहबाज का हल्का है, और ये मेरे पास पूरी लिस्ट है। अच्छा, ये मेरे पास लिस्ट है तमाम नून वालों के हल्के। परवेज़ मलिक का 10% है, 25% सोहेल भट्ट का है, 10% महार इश्तियाक का है, 21% हमजा शहबाज शरीफ का है, 17% रियाज मलिक का है। तो 11 में से 7 लाहौर में छपना इन्होंने सोचा बैठ के लाहौर PTI। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लूंगा आपसे, मैं ज़ुबैर उमर साहब से यहाँ बात करूंगा। ज़ुबैर उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का दावा यह है कि फॉर्म 15 की इन्होंने 2 कॉपीज़ हमें दिखाई हैं, एक कैप्टन सफदर के हल्के की और एक ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के की। ये कहते हैं कि जो थैलों से फॉर्म निकला 15 और जो ROs लेकर आए वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम स्क्रीन पे भी डाल रहे हैं और इसको वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं, इन दोनों फॉर्म की कॉपीज़ को। आज जुडिशल कमीशन में प्रेजेंट हुई हैं, कहते हैं फोर्ज्ड हैं, जाली हैं ये। आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये, नदीम, इट वुड हैव बीन बेटर अगर मैं सामने होता और प्रिपेयर्ड होता। जाहिर सी बात है, आप जो दिखा रहे, मैं तो इनफैक्ट आई कांट इवन सी। मैं आपको कॉपीज भेज देता हूं, मैं आपको कॉपीज भेज देता हूं। पर आया था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो पे आऊंगा। वो देखें, मैं आपको दोबारा ले लेता हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कॉपीज भेज के दोबारा आपका रिएक्शन ले लेता हूं, इफ यू लाइक। मैं जहां अफ्तारी में हूँ, आप कहाँ भेजेंगे मुझे? मैं अभी आपको मोबाइल से बता रहा हूँ। फॉर्म 15 का हफीज पीरजादा साहब का 2 दिन तक उन्होंने अपना वो नैरेटिव बयान किया था, कल और आज, और मैं भी वहाँ मौजूद था और मैंने पूरा सुना था। और उसके बाद हम अपना भी वो रिव्यू करते हैं अपने लॉयर्स के साथ, और हमारी पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप ये प्रोग्राम फ्राइडे की शाम को करेंगे तो थोड़ा सा शायद मुख्तलिफ राय होगी,
ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं हो सकता है इनका राय हो, बट हमें ये हमारे लॉयर ने बताया कि दे हैव द आंसर्स टू दीज थिंग्स। बट ऑन दी ओवरऑल थिंग मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम जजमेंट पास करने से पहले इस तरह से कि जी ये कुछ चीजें ऐसी हैं, दो इसमें डिफरेंशिएट सर फ्राइडे की शाम में क्या चीज होगी, मतलब मैं थोड़ा सा ये बात समझने से कासिर हूं। ये मुझे दो फॉर्म दिखा रहे हैं, एक फील्ड है और एक खाली है, और ये दावा कर रहे हैं कि फौज है। आपको चाहिए कि आप इनके इस क्लेम को रद्द करें? देखें, आप तो देखें बिल्कुल वही कर रहे हैं जो इमरान खान करता है, कंक्लूड कर देता है कि अब इसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। हमें राइट ऑफ रिप्लाई है, और जो इन्होंने पॉइंट रेज किए ना एग्जैक्टली टू दिस इफेक्ट, ये जो इन्होंने पॉइंट भी रेज किया। जुबैर उमर साहब, आप इनके क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं? एब्सोल्यूट, देखिए नहीं, मैं पहली बात नहीं रिजेक्ट कर, सुन लें सर नदीम, आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पहली बात तो ये जो पॉइंट अगर वीकनेस कोई पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वीकनेस है। ये जब ये कहते हैं ना, और इन्होंने खुद, इनके लॉयर ने कल भी ये स्टार्ट में ये कहा था कि ये धांधली तो प्रूफ ही नहीं करने के लिए आए। ये तो कह रहे हैं कि ये तो हमारा काम ही नहीं था, इनके पास तो कोई वो फॉर्म 15 की वीकनेसेस जो हैं कि वो जुबैर साहब, एक चीज मैं आपके बिहाफ पे, नवाज शरीफ बन के, आपने अभी इमरान खान का मुझे दिया ना ताना, तो मैं नवाज शरीफ बन के एक चीज कह चुका हूँ। मैंने कहा कि ये उस वक्त कंक्लूड कर लेते हैं। मैंने इनको कहा कि उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, तो ये इनकॉम्पिटेंस इलेक्शन कमीशन की आपके ज्वाइन करने से, चले सुन लीजिएगा, दोबारा आपको ताना नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यू शुड कम अप विद ए फॉर्मल पोजीशन। ये जो फॉर्म 15 की 2 अलग-अलग कॉपीज हैं। आई विश नदीम कि जिस तरह आपने अकेला जहांगीर तरीन साहब को बिठाया, और जो कि हक भी बनता है, हमारे भी किसी आदमी को आप अकेला बिठाएं और हमारी साइड ऑफ द स्टोरी भी एक दफा सुन लें। आप साथ हैं ना आपकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाने के लिए? नहीं, ये ऐसे फोन कॉल पर एकदम से उन्होंने कहा। ऐसे करते हैं कि मैं जहांगीर तरीन साहब को दोबारा दावत दूंगा, ये फॉर्म लेकर आए, आप दोबारा इनके साथ आ जाइएगा। तरीन साहब कबूल है ये? एनी टाइम सर, ओपन चैलेंज। ओके जी, बहुत एक चीज बता दें, बताइए। सिर्फ हमारे से नहीं आप सवालात पूछेंगे, मेरे पास भी 10 सवालात हैं जो मैं अभी भी पूछ सकता हूँ उनसे, और जिसकी प्रिपरेशन इन्होंने की होगी पिछले 6 महीने से। आप ऐसे है ना कि ये देखें, मैंने कागजों का पलंदा सामने रखा हुआ है, ये कागजों का पलंदा आप मुझे अपना भी दीजिएगा जुबैर साहब। मैं डॉक में इनको बिठाऊंगा, मैं डॉक में इनको, देखें बात किया, आप भी मुझे ये पेपर्स दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे डाल के दोनों से सवाल जवाब करूंगा। मेरा काम तो लोगों को सच्चाई बताना है ना। मेरा बिल्कुल सही है, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, इन्होंने एक्यूज किया हमें बहुत से इल्जामात का कि जी 35 पंक्चर लगे और फलाना हुआ, और नवाज शरीफ की तकरीर हुई, और बैलेट पेपर्स उर्दू बाजार में छपे। मेरा ख्याल है एक इनको ये भी जवाब देना है कि अगर आपके पास रमदे साहब का जिक्र आया, इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र आया, वो कहीं आवाज कहीं गूंजी है जुडिशल कमीशन में? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जुबैर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने अभी काफी सारी चीजें चलानी है, मैं ये सवाल आपका इनसे पूछ रहा हूँ, आप अगर टीवी देख सकें तो टीवी से सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। आप तरीन से बताइए, आपने वहाँ पर नजम सेठी साहब के 35 पंचर, उसका नाम क्यों नहीं लिया? देखें, हमारे वकील फैसला करते हैं उन्होंने क्या जवाब लेना है नहीं लेना। मेरे अपने हिसाब से ये जो एडमिशन है, उनकी जो एक स्टेटमेंट है रिकॉर्ड की है, जो उन्होंने अपनी बयान रिकॉर्ड किया जुडिशल कमीशन में, उसके अंदर जो उन्होंने एडमिट किया है कि मेरे पास हफ्ते 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन थे, इलेक्शन से पहले मेरे से पावर स्लिप कर गई थी। बट ही नेवर सेड कि इलेक्शन से 15 दिन पहले इख्तियारात मुंतकिल हो गए थे। मेरे पास स्टेटमेंट है, पढ़ूंगा। नहीं 7 to 10 days बिफोर द इलेक्शन पढ़े। अच्छा ऐसे कहते हैं। देखें, ये एक इतना बड़ा पंक्चर है कि ये 35 पंक्चर को भी पीछे छोड़ देता है। अच्छा, एक 35 पंक्चर के खालक है ना, वो आपके फॉर्मर फ्रेंड इजाज हुसैन साहब, डॉक्टर इजाज हुसैन साहब, मैंने नहीं वैसे ही दोस्त कह दिया आपको, वैसे खालिक उसके डॉक्टर इजाज हुसैन साहब, मैं उनको जानता, आप नहीं जानते। अच्छा, वो मैं उनको लाऊंगा किसी दिन इसी प्रोग्राम में, मैं उनसे वो कहानी भी सुनाऊंगा। मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं इस कंप्यूटर के अंदर भरी हुई हैं जो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, क्योंकि मुझे आई हैव माई सीरियस रिजर्वेशंस कि देयर इज़ नो सच टेप इन पाकिस्तान जिसके ऊपर ये चीज़ साबित होनी तो अभी तक सामने आ जाती। किसी इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट में कोई गुफ्तगू कोई मिलती जुलती होगी, लेकिन अभी तक मैंने वो टेप नहीं सुनी है। लेकिन पहले दिखाइए जी नजम सेठी साहब का वो प्रोग्राम कौन सा है जी, ये 5 जुलाई का है या हाँ 5 जुलाई का, 5 जुलाई का। प्रोड्यूसर साहब वो क्लिप प्ले करिएगा, फिर उनकी साइंड एफिडेविट पढ़ेंगे जी, ये उन्होंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दिखाइएगा। आया तो ऐसे था पावर, और जब कोई 15 दिन रह गए थे तो पावर
जैसे टायर नहीं पंचर होता, आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलनी शुरू हो गई थी। और फाइनली यकीन करें कि 7 डेज बिफोर द इलेक्शंस जो पावर था वो ऐसे बिल्कुल ग्राउंड पे आया हुआ था, और मुझे पता था कि अब अगर मैंने कुछ फैसले करने तो इन्होंने फॉलो भी नहीं करना। और बहुत से सेक्रेटरीज तो ऑलरेडी उनको समझ आ गई थी जिस तरीके से पोलिंग के रिजल्ट्स या वो आ चुके थे तो दे वर ऑलरेडी रिपोर्टिंग टू मॉडल टाउन एंड रायविंड। और आई हैड टू बी वेरी केयरफुल कि ना हो साहब रोक लेंगे आप इसको, तो अब मैं इनकी वो कॉपी पढ़ के भी दिखा दूं। मैं अभी ये कॉपी ट्वीट भी करूंगा और न्यूज़ वालों को भी भेजेंगे, कराची दिखाएंगे। कहा क्या इन्होंने कहा इलेक्शन से 15 दिन पहले दो स्टेटमेंट बोले 7 to 10 डेज बिफोर इलेक्शन। 7 to 10 उन्होंने कहा 15 दोबारा चलाइए प्रोड्यूसर साहब, दोबारा वो शुरू वाला हिस्सा दोबारा चलाइए। पहले स्लिप होनी शुरू हुई थी और 7 to 10 डेज में स्लिप हो चुकी थी। दोबारा एक दफा दोबारा वो एक ही लाइन चलाइएगा, लंबी नहीं चलाइएगा, शुरू वाला पैरा जो है दोबारा चलाइएगा, फिर ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जब मैं आया तो ऐसे था पावर, और जब कोई 15 दिन रह गए थे तो पावर जैसे टायर नहीं पंचर होता, आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलनी शुरू हो गई थी। और फाइनली यकीन करें कि 7 डेज बिफोर द इलेक्शंस जो पावर था वो ऐसे बिल्कुल ग्राउंड पे आया। He was talking of 15 days before the election। चलिए अब मैं इनकी जो साइंड एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपने प्रोग्राम का हवाला दिया, और ये प्रोग्राम असद उमर साहब ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के एक स्टेटमेंट बोली जिसके ऊपर ये बहुत खफा हुए। ना सिर्फ ये बल्कि शायद सुलंगी साहब का भी बयान था, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, इस तरीके से बयान नहीं दिया गया। मैं रिपोर्टर्स की फ़ाइल देखता हूँ, रिपोर्ट्स देखता हूँ, और जो मोहतरम मेरे मेहमान यहाँ बैठे होते हैं वो ज़ुबैर उमर साहब हों या तरीन साहब हों, जो बयान दें उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है कि वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात पूछ के सुन के बताई। देन मुझे लगा कि ये नजम साहब को शायद लगा कि मैंने मिसकोट किया, तो मैंने साइंड कॉपी कोशिश की कि मिल जाए एफिडेविट की। ये साइंड कॉपी है, अभी हम स्क्रीन पे भी डालेंगे, एनीवन इज़ वेलकम टू रिस्पॉन्ड। बोलेंगे करने जी, स्टेटमेंट पढ़ लें उसके बाद ब्रेक लेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि जुलाई 5 को मैंने अपने प्रोग्राम में 2 बयान दिए विच रिलेटेड टू माई स्टेंट एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। आई डिड मेंशन नजम सेठी साहब कह रहे हैं अबाउट माई पावर स्लिपिंग अवे वॉलंटरीली आई डिड। I made 2 statements, one of which was that 7 to 10 days before the polling, इंतखाबात से 7 से 10 दिन पहले मेरे इख्तियारात मुंतकिल होना शुरू हो गए थे। माई पावर्स एज चीफ मिनिस्टर हैड बिगन टू स्लिप अवे, मेरी वो ताकत इख्तियारात जाने शुरू हो गए थे। एंड 15 days or so before 6th June 2013, ये 2 अलग-अलग स्टेटमेंट्स हैं। एक कहते हैं जो उन्होंने प्रोग्राम में कहा है 6 जून का कोई जिक्र, वहाँ 6 जून का जिक्र, वहाँ सिर्फ इलेक्शन डेट का जिक्र है। यहाँ उन्होंने अपनी साइंड एफिडेविट के अंदर 6 जून, लेकिन दोनों स्टेटमेंट उन्होंने मेंशन किए। मगर एक बात अपनी इस कोर्ट के अंदर मेंशन भी मान गए हैं कि इलेक्शन से 7 से 10 दिन पहले इनकी पावर स्लिप। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली उन्होंने दोनों स्टेटमेंट्स दे दी। तो टू बी फेयर विद नजम सेठी, आई वांट टू बी फेयर विद नजम, टू बी फेयर विद नजम सेठी, दोनों बयानात उन्होंने दिए। जो बयान एक हम कोट कर रहे हैं वो है 7 to 10 days बिफोर इलेक्शन। उन्होंने कहा कि मैंने बयान, ये साइंड है कॉपी, अखीर में दस्तखत में, वो भी दिखाता हूँ। और दूसरा बयान वो कहते हैं कि 15 दिन 6 जून से पहले वो सारे लोग जो थे वो मॉडल टाउन और रायविंड को रिपोर्ट करने लग गए थे, और मेरी ताकत जब मैं आया था यूँ था, और फिर जैसे बंदा पंक्चर हो जाता है आखिर में यूँ रह गई थी। ये उनके जैसे अभी मैंने दिखाया। यहाँ मेरे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक लेने पे इसरार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर पीसीबी के चेयरमैन का भी जिक्र किया है कि इट वाज 20th और 21st जून जब उन्होंने कहा कि मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वन ऑफ माई नीसेस वाज इलेक्टेड टू दी नेशनल असेंबली ऑन द विमेन रिजर्व सीट फ्रॉम PMLN ने इनकी एक नीस को रिजर्व सीट के ऊपर रुकने कौमी असम्बली बनाया। शायद हमारे रिपोर्टर ने लैला खालिद उनका नाम बताया था, जो आज शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई असेस करती हैं या एडवाइज करती हैं। ब्रेक ले लें, इसके बाद कुछ 2-4 और चीज़ें भी हैं जो सुनवानी है। इसके बाद तरीन साहब से पूछेंगे कि इनके दावे में कुछ जान है या नहीं। हमारे साथ से प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जुडिशल कमीशन की तहकीकात के हवाले से, जिसकी रिपोर्ट अब जल्द ही मुतवक्को है कि आ जाएगी। और हमारे साथ तरीन साहब बैठे हैं जो कहते हैं कि फॉर्म 15 जो है वो फोर्ज किया गया। हमने बहुत से इंटरव्यू किए थे तरीन साहब इसी अरसे में, जब आपकी आपस में लड़ाई वाई चल रही थी, आप डी चौक में धरना दे के बैठे हुए थे। उसमें जस्टिस रियाज कियानी साहब का भी एक इंटरव्यू था। एक आपका एलिगेशन ये था कि कंप्यूटर सिस्टम जो थे वो बंद हो गए थे, और जो उनके एडवाइज़र से टेक्निकल एडवाइज़र्स थे UNDP के, उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो ये चीज़ आपकी गलत थी। UNDP वालों ने कहा हम सिर्फ 6 लोकेशंस पे थे
और हमारे एडवाइज़र्स को या जो भी कंसल्टेंट्स हैं उनको बाहर नहीं निकाला गया, डिनाई कर दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने ऐड किया कि 400 से ज़्यादा लोकेशंस पे कंप्यूटर लगे हुए थे। अब बाकी चीज़ों का तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली ना, वो तो अपने 6 बंदों को कहा कि 6 बंदे अपनी जगह पे थे। अब मैं आपको जस्टिस कैनी साहब का सुनाता हूँ। जब उनसे मैंने पूछा 2 इंटरव्यू से, एक ऑडियो के ऊपर है, तफसीली है, वो भी दोबारा सुनवा दूंगा। आज हम जल्दी में एक छोटा सा ब्रीफ वर्जन उसका सुना रहे हैं जो वीडियो के ऊपर है। जस्टिस कैनी साहब से पूछा गया कि आपके कंप्यूटर सिस्टम रात को क्रैश कर गए थे, मैनुअली रिजल्ट भेजा गया, जिसके बाद ये शिकायत और ये जो पीटीआई वालों के दावे थे ये सामने आने शुरू हो गए। तो जस्टिस कैनी साहब का इसके ऊपर जवाब क्या था वो सुनवाइएगा। ऐसे एक डिफ़िकल्टी पेश आई थी कि जो सिचुएशन थी, जो गैजेट्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए और काम नहीं कर रहे थे। तो उसके हमने जो है टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम। जी, मैं इसका दूसरा वर्जन भी अगर चाहिए हो तो वो भी सुनवा दूंगा। नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक साहब से जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने जो इसका जवाब दिया वो कहते थे कि जब आप 224 या 424 को 624 या 724 करके डालेंगे तो कंप्यूटर है भाई वो नहीं मानेगा, वो डाटा फीड नहीं होता, इसलिए ये प्रॉब्लम आई, क्रैश कर गया आपका सिस्टम और कोई इशू पेश नहीं आया उसमें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ सुनवाना चाहूँगा वो उससे भी मज़े की है। उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं थी। ये एलिगेशन लगाना कि नवाज शरीफ ने किया, मैं गुरेज़ करता हूँ, मैं बहुत इससे एतराज़ करता हूँ और एतराज़ भी है बल्कि, क्योंकि जो गवर्नमेंट था ही नहीं उसके ऊपर इल्ज़ाम कैसे आयद किया जाए। इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना चाहिए कि आपकी ज़िम्मेदारी थी फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, जस्टली इलेक्शन करवाना, आपने क्या किया क्या नहीं किया। खोसो साहब से हमने एक इंटरव्यू किया कि आप उस वक्त निगरान वज़ीर आज़म थे, क्या निगरान हुकूमत इस कदर कमज़ोर और नाक़िस थी, बड़े चुन के लोग लगाए गए थे इंतखाबात करवाना। तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। सुनिए पीएम खोसो साहब ने कहा क्या, केयर टेकर पीएम, सुनवाइए। आपके जहन में कोई तजवीज़ है जो आप देना चाहें? देखिए ना, बात यह है, एक तो केयर टेकर आप टोटली ख़त्म कर दिए। केयर टेकर कोई भी आगे काम नहीं कर सकेगा, आपकी फेयर इलेक्शन नहीं होगी क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं है। फेयर केयर टेकर बैठा हुआ है, एक कराची में बैठा हुआ है, एक पेशावर में बैठा हुआ है, एक इस्लामाबाद में, लाहौर, वो क्या करेंगे? इलेक्शन तो फील्ड में हो रही हैं, सारी गड़बड़ तो फील्ड में होती है, वो तो फील्ड में जाते नहीं है। तो उनको कंट्रोल कौन करे? वहाँ के जो होंगे वही कंट्रोल करेंगे। लाज में चेंज ज़रूरी है और इलेक्शन आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बगैर करा नहीं सकते। आप अगर फेयर चाहते हैं तो आरओजी में उनके अंडर काम करते हैं। ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन उस अरसे में फिर वजीर आजम कौन होगा, मुल्क का निज़ाम कौन चलाएगा जब इलेक्शन हो रहे होंगे? मेरे ख्याल में वो प्रेसिडेंट को पावर दे दे, प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, वो ही चिल्ड्रन, वो प्रेसिडेंट तो वैसे बैठा रहेगा ना, वो ऐसे खामोश बैठा हुआ है। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स आप कहते हैं वो प्रेसिडेंट को मुंतकिल कर दी जाए। ये खोसो साहब का हमारे निगरान वज़ीर आज़म का बयान है। उन्होंने बड़ा ही सादा और सीधे अंदाज में कहा कि हम केयर टेकर्स जो है ये निज़ाम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा केयर टेकर का निज़ाम ख़त्म कर दें। लफ्ज़ उन्होंने जो इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा गड़बड़ तो सारी फील्ड में होती है, तो हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बैठे हुए हम क्या कर सकते हैं? आप इसके ऊपर तरीन साहब कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहूँ, ये बहुत सीरियस बात है और मैं बड़ा खुश हूँ आपने आज दिखाया। आज क्या हम देखा हमने आपके प्रोग्राम में, एक प्राइम मिनिस्टर का बयान, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कि जी मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था, फील्ड में जो हो रहा था मुझे नहीं पता क्या हो रहा था और ये कभी फेयर इलेक्शन नहीं हो सकती इस तरीके से। दूसरा, नजम सेठी साहब का बयान कि उनसे पावर इलेक्शन डे से हफ्ता 10 दिन पहले स्लिप अवे कर गई थी। उसके बाद बलोचिस्तान चीफ मिनिस्टर ने आगे भी यही इसी तरह के बयान दिए हैं, उन्होंने अपनी काबीना भी नहीं बनाई। जब आप सब इन तीनों बयानात को सामने रखते हैं तो ये लगता है कि एक शेडो गवर्नमेंट काम कर रही थी। नदीम साहब, शेडो गवर्नमेंट काम कर रही थी जिसके पास असल पावर थी। ये इल्ज़ाम है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल इल्ज़ाम है। मैंने कहा लगता ऐसे है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। आपने जस्टिस रमदे का नाम लिया तो आप अदालत में जस्टिस रमदे को नहीं लेके गए, इफ्तिखार चौधरी पर इल्ज़ाम लगाया तो इफ्तिखार चौधरी ये चीज़ें जो है ना, जो बंद कमरों के पीछे हो रही होती हैं, वहाँ पे ना आपका इंग्रेस है ना मेरा इंग्रेस है, मगर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख के कह सकते हैं। जैसे अब ब्लैक होल की थ्योरी है ना, दुनिया में ब्लैक होल किसी ने देखा नहीं है, मगर क्योंकि ब्लैक होल के इर्द गिर्द इतना ज्यादा वो प्रेशर होते हैं कि वो कहते हैं जी ब्लैक होल जरूर यहाँ मौजूद है। लेकिन कोई ब्लैक होल हमारे इलेक्शन में है जिसमें ये हमारे चले गए? एक ब्लैक होल है, था, रहता है और वही एक शेडो गवर्नमेंट है जिसके पास असल में पावर थी। पावर स्लिप होवे आगे हुई, नजम सेठी से किधर गई? एक शेडो गवर्नमेंट के पास गई जो मॉडल टाउन में बैठी हुई थी। जहांगीर तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शिरकत की आपने। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 डेज जो आपने इल्ज़ाम आयद किया है फोर्ज फॉर्म 15 का, जुडिशल कमीशन को इसके ऊपर एक वाज़ेह ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉपीज़ आप दिखा रहे हैं, तो जब दोनों चीज़ें सामने पड़ी होंगी तो ये नहीं हो सकता कि इसके ऊपर ऑर्डर ना आए। तो या आपकी बात रह जाएगी
तो या फिर आपको इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। जहांगीर तरीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।